जो पिछली बार सीटेट का आपका एग्जाम हुआ था, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, भर भर के क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए थे आपके एग्जाम से, वरना इससे पहले सीटेट में कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इसी एनईपी 2020 के बारे में आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए, साथ के साथ कंटेंट के थ्रू आपको समझाता भी चलूंगा। तो कंटेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोनों ही आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं, ठीक। तो बता दिया, एक 108 पेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है, आप लोगों की किसी को मन हो पढ़ने का तो पढ़ सकते हो, वरना आज की वीडियो देख लो, आपके लिए काफी रहेगी, ठीक है। देखिए एनईपी 2020 की बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व आपके चीफ, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपके सैटेलाइट वगैरह भेजती है, तो इसके जो पूर्व चीफ थे आपके डॉक्टर के रंजन, जिनको के कस्तूरी रंजन के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी तैयार हुई थी और इस कमेटी ने 2019 में एनईपी का ड्राफ्ट यानी कि मसौदा तैयार किया था। तो आप लोग समझ गए एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट बना था वो किसकी अध्यक्षता में बना था, डॉक्टर के रंजन की अध्यक्षता में बना था, ठीक। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शायद मेरी जितनी भी नॉलेज है, मुझे लगता नहीं आज तक जितनी भी इंडिया के अंदर पॉलिसी आई है, शायद इतने सुझाव किसी पॉलिसी के लिए आज तक इंडिया के अंदर आए हो। सबसे ज्यादा सुझाव इसके अंदर आए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। अब इसमें कुछ आलोचनाएं भी की थी लोगों ने, लेकिन हमको वो नहीं पढ़नी क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में वो आनी है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ये आपकी 30 नंबर की एनईपी थी। कितने नंबर की? 30 नंबर की। सबसे पहले एनईपी आई थी आपकी 1968 में, 1968 वाली पहली थी, उसके बाद 1986 में आई थी, और आपकी तीसरी वाली है एनईपी 2020। तो ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इसका नया नाम क्या है, आप लोगों को पता भी होगा। अगला है, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4 वर्ष का बीएड डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग समझ रहे हो बीएड का कितना महत्व बढ़ जाएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो 2030 तक तो आपको बीएड ही मतलब उसके बाद तो आपको बीएड ही दिखने वाला है, तो बीएड की बहुत ज्यादा आपकी इंपोर्टेंस बढ़ने वाली है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने एनईपी 2020 के बारे में आपको दी। अब बात करता हूं उन चीजों के बारे में जो आपके एग्जाम में आनी है, जहां से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चैलेंज देता हूं, एनईपी 2020 के मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आंसर आप लोग आज खुद बताओगे, देखते जाना साथ के साथ, ठीक है। आप लोग खुद आंसर बताओगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी बेसिक चीजों के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कूल एजुकेशन का जो प्रारूप है वो किस तरीके का अब आपको देखने को मिलेगा एनईपी 2020 के लागू होने के बाद। देखिए यह नीति वर्तमान की, हमारी वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है, 10+2 वाली नीति चल रही है ना। तो 10+2 वाली सरकारी स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर अब जो नई व्यवस्था आएगी 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यानी जो आपके 15 साल है अब आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे, 5 3 3 4 करके, ठीक है। तो 10+2 की जगह आपकी ये वाली नई व्यवस्था अब आपको देखने को मिलेगी। अभी जो 15 सालों में इसको कैटेगराइज किया गया है वो किस किस तरीके से किया गया है और किस साल के अंदर बच्चा किस क्लास में होगा, इसके बारे में अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, आंसर साथ के साथ दे रहे हो। देखिए ये आपकी स्टेज है, यहां से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इनको जरा थोड़ा सा डिटेल में समझिए। जो आपकी पहली स्टेज है वो होती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज के अंदर क्या होगा, जो आपके शुरुआत के 5 साल है, जो आपके शुरुआत के ये जो 5 साल है, इन 5 साल में शुरुआत के जो 3 साल लेंगे, एक सेकंड इसको हटा दो, जो शुरुआत के 3 साल लेंगे, तो शुरू के 3 साल में बच्चा आंगनवाड़ी के अंदर जाएगा या आपका बाल वाटिका के अंदर जाएगा। अब देखिए क्या होता था, जब बच्चा 6 साल का हुआ तो उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया क्लास फर्स्ट के अंदर। लेकिन अब क्या काम होगा, जब बच्चा 3 साल को पार कर लेगा तो उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन ना कराकर उसको पहले आपके आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा। आप लोग देखते होंगे आपके घर के चारों तरफ भी कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे, स्कूल के आसपास मिल जाएंगे। तो अब बच्चों को सबसे पहले फर्स्ट क्लास ना भेजकर उसको पहले आंगनवाड़ी भेजा जाएगा, ठीक है। तो जो शुरुआत के जो आपके 3 साल है, ये जो शुरुआत का आपके 3 साल है, इसमें बच्चा आंगनवाड़ी के अंदर रहेगा। अब बेसिकली सरकार ने क्या सोचा, आंगनवाड़ी में आप लोग देखते हो बच्चों को खाने के लिए भी दिया जाता है, उनको कुछ पढ़ाई से संबंधित चीजें भी कराई जाती है ताकि बच्चे का फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट दोनों साथ के साथ होता रहे। उसके अलावा ड्रॉप आउट बच्चों का ज्यादा है, उसमें गिरावट देखने को मिल सके, तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई है आंगनवाड़ी की। अब इसके अंदर आपकी भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी कुछ समय के बाद, ठीक है। तो जो 5 साल है शुरू में, उसमें से 3 साल हो गए आपके आंगनवाड़ी के लिए, ठीक। बच्चे जो आपके 2 साल है,
जो आपके 2 साल बचे उसमें बच्चा क्लास फर्स्ट और सेकंड के अंदर रहेगा। तो आप लोगों ने देखा ये जो सबसे पहला चेंज ये किया है वो चेंज यही किया है कि बच्चों को सीधे फर्स्ट क्लास में ना भेजकर उसको पहले अब आंगनवाड़ी केंद्र आपका भेजा जाएगा, या प्रीवाटिका या बाल वाटिका के नाम से आप लोग इसको जान सकते हो। तो बच्चा सबसे पहले इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर अपने 3 साल बिताएगा। 3 साल बिताने के बाद थोड़ा रूबरू हो जाएगा, बाहर के एनवायरमेंट से रूबरू हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत स्कूल का आइडिया लग जाएगा उसको। और जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में जाएगा तो उसको हेजिटेशन नहीं होगी या बच्चा रोना शुरू नहीं करेगा, स्कूल जाने से बिल्कुल भी कतराएगा नहीं, ठीक है। तो शुरू के 5 साल हो गए आपके, ये होती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जो आपकी पहली स्टेज होती है। उसके अलावा दूसरी स्टेज होती है आपकी प्रीपेटरी स्टेज। प्रीपेटरी स्टेज के अंदर होते हैं आपके 3 साल। इन 3 साल में बच्चा रहेगा आपका 3rd 4th 5th क्लास में। जो 3 साल रहेगी इसमें बच्चा आपका 3rd 4th 5th क्लास में रहेगा। इसमें बेसिकली यहां पर बच्चे के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, बच्चे के इसमें एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले आपके बच्चे के एग्जाम नहीं होंगे, ठीक, एग्जाम नहीं होंगे तो बच्चों को फेल भी नहीं करेंगे। तो इसमें आपके बच्चे के एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे आपकी प्रीपेटरी स्टेज के अंदर। और फाउंडेशनल और जो आपकी प्रीपेटरी स्टेज होती है ये आपकी 5वीं क्लास तक है। तो प्राइमरी क्लास के लिए आपकी 2 ही स्टेज होने वाली है, आपकी फाउंडेशनल और आपकी प्रीपेटरी, जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती है पहली से आपकी 5वीं तक की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2 स्टेज। उसके अलावा अब बात करते हैं आपकी तीसरी स्टेज की। तो तीसरी स्टेज होती है आपकी मिडिल स्टेज। ये होती है आपकी मिडिल स्टेज, ये भी आपकी 3 साल के लिए रहेगी, जिसमें बच्चा आपका 6th 7th 8th क्लास के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए इसमें क्या एक चेंज दिया गया है आपकी 6th 7th 8th के अंदर। जी वेरी गुड। हाँ, आज भी बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले कम लग रही है, ठीक है। चलिए, मैं कहां पर था, मिडिल स्टेज के अंदर था, ठीक है। तो ये भी आपके 3 साल के लिए रहेगी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों को, ये तो पूरा ही गायब हो गया, ये तो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। इस पर ध्यान से रखना, ये यहां तक तो आप लोग इन दोनों स्टेज को समझ गए थे इसमें, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं मिडिल स्टेज की, जो आपकी तीसरी स्टेज है। मिडिल स्टेज के अंदर बच्चों को यहां पर कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, और कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ उनको वो एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी दिया जाएगा। इनको एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा कि आपका जिसमें भी मन हो आप लोग उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और भविष्य में उसमें अपना जो है फ्यूचर बनाइए। तो यहां पर एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। पूरी मेहनत तो पानी फिर गया यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे यहां तक तो। उसके अलावा ये आपकी मिडिल स्टेज हो गई, जिसमें आपको एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट स्टेज की, जो है आपकी सेकेंडरी आपकी स्टेज, 4th स्टेज है। ये वापस आ सकती है क्या किसी तरीके से, यही से वापस आ जाएगा। चलो छोड़ो, यहां तक तो वैसे समझ में आ ही गया होगा आपका। तो 4th आपकी सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है, जिसमें बच्चा आपका 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास तक रहेगा, ठीक। तो ये आपकी 5 थी, ये आपकी 3 थी, ये भी आपकी 3 थी, और ये आपकी 4 साल है, जिसमें बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के अंदर रहेगा। अब देखिए इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव क्या देखने को मिला है, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। इसमें स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया। जो आपका आर्ट स्ट्रीम होता था, कॉमर्स स्ट्रीम होता था, साइंस स्ट्रीम होता था, उस सिस्टम को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। अब उसका बड़ा रीजन क्या होता था, मान लीजिए किसी ने आर्ट स्ट्रीम ले ली, वो साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। जिसने साइंस स्ट्रीम ले ली वो पॉलिटी वाले या आर्ट वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। और बच्चे का कुछ ना कुछ मन रहता था, या कुछ ना कुछ उसको फ्यूचर बनने की उम्मीद रहती थी दूसरे के अंदर। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बन चुका था कि अगर आपको आर्ट लेनी है तो पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। लेकिन एनईपी 2020 ने इस स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया। इस स्ट्रीम सिस्टम की जगह इन्होंने कहा कि भाई आप बच्चों को मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन दो, आप बच्चों को मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन दीजिए, जिसमें बच्चों को जो अच्छा लग रहा है वो उसको सेलेक्ट करेगा और उसमें फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी 4 स्टेज है, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और आपकी सेकेंडरी, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस साल तक बच्चा किस क्लास में रहेगा और क्या क्या चीजें उसके अंदर बदलाव किया गया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब लगाते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन को लगाते हैं, और क्वेश्चन का आंसर देखना आप लोग कितने अच्छे तरीके से करोगे। गूगल का पासवर्ड नहीं होता बेटा, वो नोट्स का पासवर्ड होता है, जो डाउनलोड होता है उसके नीचे पासवर्ड लिखा होता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दोगे। मैंने कहा ना आज की वीडियो देखने के बाद आंसर सारे आपके हाथों से निकलवाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन इसने दे दिया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो प्राइमरी क्लास होती है, प्राथमिक कक्षाएं होती है, उसमें निम्न में से कौन सा लेवल होगा। अब प्राइमरी क्लास के लिए कौन से लेवल थे, एक तो आपका फाउंडेशनल था जिसमें आपके 5 साल होते हैं, 3 साल बाल वाटिका के लिए गए और अगले 2 साल पहली और दूसरी वाली के लिए गए। तो एक तो आपका कौन सा था, फाउंडेशनल स्टेज होता है। फाउंडेशनल स्टेज के बाद आपका कौन सा होता है, उसके बाद आपका प्रीपेटरी स्टेज होता है, ठीक है।
जिसमें बच्चा तीसरी चौथी पांचवी क्लास के अंदर रहता है, तो आपका प्रीपेटरी स्टेज होता है। तो यहां पर सिर्फ प्राइमरी क्लास की बात करी हुई है, तो हम सिर्फ पांचवी क्लास तक के बच्चों की स्टेज यहां पर लेंगे। तो फाउंडेशनल होता है, प्रीपेटरी होता है। आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ये दोनों सही है। मिडिल स्टेज प्राइमरी में नहीं होता आपका, तो आपका ए और सी आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इससे भी सिंपल क्वेश्चन देखो, और मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन यही है आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का अब क्या ढांचा बन गया है। तो क्या बन गया है? 10+2 की जगह क्या बन गया है? 5+3+3+4 का बन गया। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक, ये दो क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया आपने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के बेस पर। अब बात करते हैं इसके जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपके डीप में थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपने इस नीति के कुछ प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के बारे में अगर आप लोग जान गए, तो आप लोग सभी आंसर दे दोगे। ठीक है, और आप लोग ये अप्लाई भी करना। जो नोट्स आपको देख रखे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है जो आपको मल्टीपल शिफ्ट में भी पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालोगे, जैसा आज की वीडियो के अंदर निकालोगे। अब ध्यान आपको ये रखना है, जितने भी सिद्धांत इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, किसी एक को भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि एक एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसका पहला प्रिंसिपल है कि जो संरचनात्मक समझ है, इसको इंग्लिश में याद करना, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इस पर अब जोर आपको देना चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, ना कि रोट लर्निंग पर, ना कि रटन प्रणाली पर अब आपको जोर देना है, या फिर परीक्षा के लिए होने वाली पढ़ाई पर। अब देखिए, छोटे बच्चों के लिए तो ये चीज लागू होती है, लेकिन आप लोग जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी लागू होती है। क्योंकि अब जो सीटेट का जो आपका पैटर्न है वो कैसे हो गया है? वो आपका समझ पर आधारित हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आधारित हो गया है। अब रोट लर्निंग से आपको काम नहीं बनेगा, आप लोगों ने देख भी लिया है जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो जो भी चीज अब आपको पढ़नी है, जो चीज आपको लर्न करनी है, वो अब आपको समझनी पड़ेगी, फिर उनका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ उनको रटना पड़ेगा। तो यही चीज छोटे बच्चों के लिए भी कही गई है कि बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त कराकर उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाए, जिससे बच्चा ज्यादा चीजों को समझ पाए और उन चीजों को समझकर एप्लीकेशन कर पाए। ठीक है, तो रोट लर्निंग को बिल्कुल नकार दिया है एनईपी 2020 ने। ये बात आपकी पहले समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि सीखने के लिए जो सतत मूल्यांकन होता है, जो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता है, सीसी आपने पढ़ा है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तो उसी में जो आपका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता है उस पर जोर देता है, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं को केंद्र में रखकर। देखिए, अगर बच्चे का आप मूल्यांकन ले रहे हो, तो एक तो ले रहे हो आप लोग डेली बच्चे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हो, क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चा आंसर दे रहा है, कुछ बच्चा आंसर नहीं दे रहे, तो यहां पर मूल्यांकन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, किस स्पीड से उसको चीजें समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बच्चे का साल के अंत में होने वाली जो परीक्षा होती है, जिसमें पता चलता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता और ना ही हम उसको उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं, तो क्या वहां पर बच्चों को दोबारा अधिगम क्या कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता, सीधा ठप्पा लगा देंगे, बेटा तू फेल हो गया। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअस इवोल्यूशन पर ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है, सतत मूल्यांकन पर ज्यादा बल देने की बात कही गई है, ना कि जो साल के एंड में होने वाली जो परीक्षा है उनकी बात कही गई है। ठीक है, और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था, तो ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे कह देंगे सर डॉक्टर के रंजन की अध्यक्षता में। कुछ बच्चे ना भी दे पाएंगे, तो अगर कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे तो मैं उसको दूसरे नई तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग समझ रहे हो, जो मूल्यांकन होता है उससे क्या हो रहा है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में हेल्प मिल रही है। ठीक है, मदद मिल रही है। तो ये बात हो गई आपके मूल्यांकन से संबंधित। मूल्यांकन जो आपका एनईपी 2020 में मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे ख्याल से अभी तक 5-6 क्वेश्चन मैं देख चुका हूं जो मूल्यांकन से संबंधित आपके आए थे। ठीक है, तो मूल्यांकन का आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, जो स्कूल में मूल्यांकन होना चाहिए वो फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि आपका समेटिव होना चाहिए। देखिए, एक होता है आपका फॉर्मेटिव, एक होता है आपका समेटिव। अब ध्यान से सुनना, एक मूल्यांकन या एक आकलन वो होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, जैसा आप लोग, जैसा भी हमारा चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने आंसर दे दिया या नहीं दे दिया। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है या वो इवैल्यूएशन होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, और सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया मैसेज कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैंने कहा अच्छा बेटा ये समझ में नहीं आई, चलो दोबारा समझाता हूं। लेकिन समेटिव असेसमेंट में क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समेटिव के अंदर क्या होता है, जो ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, जो आपके साल के अंत में होते हैं, 6 महीने के बाद एग्जाम होते हैं, वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। उसमें क्या आप बच्चों को डायग्नोस करके रिमीडियल टीचिंग दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए फॉर्मेटिव को आपको सबसे बेहतर माना गया है, और एनईपी 2020 ने भी जो बात कही है स्कूल के अंदर मूल्यांकन की, वो फॉर्मेटिव की कही है, ना कि समेटिव की बात कही है। ठीक है, आप लोग खुद भी देख सकते हो, फॉर्मेटिव बढ़िया है, समेटिव बढ़िया है, आप लोग खुद आइडिया लगा लीजिए कौन सा बढ़िया है। ठीक है, तो ये वाली बात हुई मूल्यांकन के संबंध में।
आगे बात करते हैं, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नए सेंटर की स्थापना होगी, जिसको नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। कि अगर बच्चों की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसको देखना है बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस हासिल की है, तो उसके लिए एक ऐसे सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये मूल्यांकन से संबंधित कुछ आपके पॉइंट थे और यही से आपको चीजें देखने को भी मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर। उसके अलावा जो एनईपी 2020 है और क्या कहता है, एनईपी 2020 कहता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर जोर देता है। अब आप लोग यहां पर क्या सीख रहे हो, आप लोग यहां पर सीख रहे हो एनईपी 2020 के बारे में, यही तो सीख रहे हो आज लोग आप लोग वीडियो के अंदर। लेकिन एनईपी 2020 के बारे में आप लोग कैसे सीख रहे हो, आपको मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं, कंसेप्ट के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू प्रैक्टिस भी करा रहा हूं और चीजें मैं आपको समझा भी रहा हूं। तो आप सीख तो रहे हो, ये मायने नहीं रखता कि आप लोग सीख क्या रहे हो। आपने किताब पढ़ ली, जाके आप सीख सकते हो, 108 का डॉक्यूमेंट है, गूगल से जाके डाउनलोड कर लो, तब भी आप सीख सकते हो। ये मायने नहीं रखता कि आप लोग सीख क्या रहे हो, आप लोग जो सीख रहे हो उसको कैसे सीखना है, यह मायने रखता है। ठीक है, तो एनईपी 2020 इस पर बल देता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। पहली बात तो ये होगी इंपोर्टेंट। उसके अलावा मानकीकरण से लचीलापन, इस पर बदलाव को और प्रस्ताव करता है। देखिए एनईपी 2020 कहता है कि भाई जो भी आपका करिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक होती है, पढ़ाई का तरीका होता है, अधिगम का तरीका होता है, या टीचिंग के जितने भी मेथड्स होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, लचीलापन उसमें देखने को मिलना चाहिए, ना कि मानकीकरण स्टैंडर्डाइज आपके होने चाहिए। मानकीकरण कैसे, कोई टीचर है इस क्लासरूम के अंदर आया, बेटा चलो किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दो, या खुद के स्कूल क्लास के अंदर आए और अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, तो मानकीकरण हो गया कि जो चीज उसको कही गई है, जो करिकुलम उसको दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करके खत्म कर देगा। क्या आप इससे सहमत हो? बिल्कुल नहीं। अब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो करिकुलम को पढ़ा, टेक्स्ट बुक को पढ़ा रहा है, किताबों को पढ़ा रहा है, तो उसमें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा वो टाइम देकर पढ़ा दीजिए, थोड़े नए टीचिंग मेथड्स का यूज करके पढ़ा दीजिए। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक हो, लर्निंग भी हो, XYZ कुछ भी चीज हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और टीचर के पढ़ाने में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सभी का वही हाल है, क्लास के अंदर गए, लिखो भाई ABCD, क्लास खत्म, उसके बाद ठीक है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है, आपको लचीलेपन की ओर ज्यादा फोकस करना है, ना कि मानकीकरण की ओर। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता हो, चाहे वो क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो, चाहे आपकी तार्किक सोच हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, नवाचार हो, इनोवेटिव हो, या फिर समालोचनात्मक चिंतन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसके ऊपर लगाओ, क्रिटिकल थिंकिंग हो। ठीक है, तो इन सभी की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। देखिए आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये आप लोग छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो उनकी अलग अलग क्षमताएं होती है, उनके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाइए। उसके अलावा बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ठीक है, जैसे मेरी क्लास में एक दो क्रिएटिव माइंड के भर रहे हैं, जैसे उनको क्वेश्चन पूछना होता है तो इमोजी बड़ी बड़ी बनाकर भेजते हैं, तो मेरी नजर जाती है, फिर मैं उनका क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ठीक है, ऐसे छोटे बच्चे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। तार्किक सोच होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, और उनके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन की भावना भी विकसित होनी चाहिए। अब देखिए जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए, ये होती क्या है। अब देखिए मैंने आपको क्या काम करा, मैंने कहा भाई मैं आपको आज एनईपी 2020 पढ़ाऊंगा। एक तो तरीका है, आप लोग 108 पेज का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट गूगल से डाउनलोड करिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, वही से आपके एग्जाम में चीज देखने को मिलेगी। एक मैंने कहा कि जो जो चीज आज की वीडियो के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ लो, वो आपके लिए काफी है। अब आप में से कुछ बच्चे आपके क्रिटिकल थिंकिंग के, उन्होंने कहा नहीं सर ने जो बताइए उसको यूज करते हैं, तो उन्होंने गूगल में गए, 108 पेज का पूरा PDF को उसको डाउनलोड करा और पढ़ना शुरू करा। जब वो शुरू में पढ़ना शुरू करेंगे, यार ये सब चीजें तो सर ने वीडियो में बता दी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज यहां पर इस्तेमाल करी, क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करी, यानी खुद सही और गलत चीज का उन्होंने फैसला करा। उन्होंने खुद अपना थिंकिंग करी कि हमारे लिए कौन सी चीज सही रहेगी। और कुछ बच्चों ने आंख मीच कर विश्वास कर दी है कि सचिन सर जो पढ़ाएंगे एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, होता है जब बच्चा खुद अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए सही गलत का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, इन सभी पर फोकस करना चाहिए एक बच्चे के लिए, उसके क्लासरूम में, उसके स्कूल के अंदर। ठीक, ये एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला है एनईपी 2020 इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है, यानी समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी हो। जैसे आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अलग अलग समाज से हो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का आईक्यू लेवल कम है, किसी का ज्यादा, कोई मोटा है, कोई पतला है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के बच्चे आप लोग हो यहाँ पर। तो मैं आप सभी को क्या दे रहा हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहा हूँ। ये तो नहीं है कुछ अपने चुनिंदा बच्चों को अलग से पढ़ा रहा हूँ, या जैसे स्कूल के अंदर कुछ कोचिंग पढ़ा लेते थे अलग से कि मेरा फेवरेट है और बाद में प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर दिलवा दूंगा और मेरे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे ठीक है वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है एनईपी 2020 की, सभी बच्चों को समान शिक्षा की बात करता है। ठीक,
आपने पढ़ा भी होगा। अगले बात करते हैं एनईपी 2020 और क्या कहता है। एनईपी 2020 कहता है जो बच्चा सीख रहा है, चीजें लर्न कर रहा है, अधिगम कर रहा है, वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। अब बच्चों को आप स्कूल में कोई भी चीज समझा रहे हो, मान लीजिए आप जोड़ घटा समझा रहे हो, तो जोड़ घटा भी आप समझा रहे हो, वो प्रयोगात्मक यानी एक्सपीरियंशियल आपका होना चाहिए। आपने कहा बेटा कितनी उंगली है, 2, अगर इसमें एक पेन में मिला दूं कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा जब खुद करके सीखता है, प्रयोग के माध्यम से सीखता है, तो बहुत जल्दी सीखता है, और जो उसके माइंड में जो उसकी स्टोरेज रहती है वो स्थायी बन जाती है, बहुत लंबे टाइम तक उसको ध्यान रखती है। तो जो लर्निंग बच्चा कर रहा है वो प्रयोगात्मक होनी चाहिए, ना कि रोट लर्निंग पर आपकी आधारित होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग बड़ा महत्वपूर्ण है आपका, जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है वो सबसे ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपकी जो कला होती है और खेल होती है उनको इंटीग्रेट करके यानी एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की भाषा है, कोई भी भाषा है, तो मान लीजिए अगर वो मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स में भी वहां पर बच्चे की भाषा का विकास जरूर हो रहा होगा, पढ़ेगा मैथ्स और वहां पर हिंदी का तो यूज होगा ही, या मान लीजिए इंग्लिश का होगा, जो भी उसकी मातृभाषा होगी। तो इसलिए जितने भी सब्जेक्ट है उनको एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको इससे संबंधित बताई है।